जुड़ जाइए सभी लोग। यस। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं हाँ 29 जी। जून 2025 वाला पेपर सॉल्व, जो हिंदी का आया था। हम लोग तो भाई हिंदी के ही विद्यार्थी हैं सब लोग। हाँ, तो चलिए इसमें देखिए मैंने एडिट किया हुआ है पेपर को। तो उसमें आपके पास जो पेपर होगा 51 से हमारे हिंदी का पोर्शन शुरू हो जाता है। 50 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर के रहते हैं और 3 घंटे का टाइम रहता है। जो न्यू पहली बार देंगे वो लोग ध्यान से सुन लें कि जो नेट का पेपर आता है वो ऑनलाइन होता है सीबीटी मोड में। ठीक है। और इसमें आपको 150 प्रश्नों का समय 3 घंटे का निर्धारित रहता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है और अभी इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होता है, आप निश्चिंत होकर पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहना चाहिए आपको समय का, क्योंकि टाइम 3 घंटे रहता है और बहुत से लोग जो है मैथ्स वाले या कह सकते हो फर्स्ट पेपर में बहुत टाइम लगा लेते हैं, जिससे जो सेकंड पेपर में पैराग्राफ वगैरह का क्वेश्चन उनसे छूट जाते हैं। तो कोशिश किया करो कि पहले आप लोग जो प्रश्न आते हैं आपसे उनको जल्दी जल्दी हल करते जाओ। उसके बाद थोड़ा सा आप जो समय लेने वाले क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग वाले, उनके पे आओ। और मैं कहूँगी कि जो पैराग्राफ वाले प्रश्न है बेटा, पूरे 3 पैराग्राफ आते हैं आपके पास, मतलब 15 नंबर का एक एक पैराग्राफ फर्स्ट पेपर में आता है, 2 पैराग्राफ आपके सेकंड पेपर में आते हैं। तो इनको तो आपको करना ही करना है और सही करने हैं, ये बहुत स्कोर करवाते हैं आपके मार्क्स को। तो चलिए फिलहाल मैं आपका क्वेश्चन नंबर 51 अर्थात ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उससे मैं आज का पेपर शुरू करती हूँ। तो ये प्रश्न आया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न था। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना था। अब ये रचनाएं आपकी सुनी हुई हैं, कुछ रीति काल की हैं, कुछ आधुनिक काल की हैं। कवि प्रिया केशव दास की है। किसकी है कवि प्रिया, बताओ। सुनी हुई है आपको, कम से कम 2-3 तो सुनी हुई है बेटा। और ये किसकी है, ये सब जो लगा हुआ है वो सही है, करेक्ट आंसर है। कवि प्रिया केशव दास की है, प्रेम वाटिका राजस्थान की है। हरिचरित्र जो है लाल दास का, इसमें टाइपिंग एरर दी है, एनटीए से हो गई है। हरिचरित्र लाल दास का है। और प्रेम सागर लल्लू लाल की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की है। यस। तो ये सही है, राइटर सही है, लेकिन हमें तो यस मैम। क्रम से लगाना है। क्रम से लगाना है मतलब पहले कौन सी रचना प्रकाशित हुई, उसके बाद कौन सी प्रकाशित हुई, हाँ। उसके बाद कौन सी आई, ये आपको लगाना था। ठीक है। तो इसमें मैं आपको सेट बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाएगा जी। हरिचरित्र, आएगी हाँ। लाल दास की। आपने कौन सा उत्तर लगाया बताइएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बेटा सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की आ जाएगी, क्योंकि पहले से बाद के क्रम में हमें इसको चुनना था। और इसके बाद आ जाएगा हमारा, हाँ, थर्ड नंबर पे कवि प्रिया केशव दास प्रेम वाटी। इसके बाद आ जाएगा प्रेम वाटिका रस खान। और सबसे बाद में आएगा आधुनिक काल में जो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। तो ये हमारा जो बैठ रहा है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सेकंड वाले नंबर। हाँ, आप भी सी जी कर रहे मैम। हो। चलो ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए, चलो ये तो, अब मोना आप भी बताओ, आपने कहानी अभी जस्ट पढ़ी है कि चीफ की दावत कहानी जी। में दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद श्यामनाथ की पत्नी के हैं। तो टाइपिंग एरर हो सकती है क्योंकि एडिट किया गया है पेपर को, तो प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो बताइए कौन कौन से संवाद श्यामनाथ की पत्नी के हैं। लल्लू लाल का। कहानी पढ़ाते समय भी मैंने ये बात बताई थी कि ये प्रश्न आया था अभी इस बार के पेपर में। तो इसमें है बच्चों, इन्हें पिछवाड़े, मैम इसमें ना, हाँ बेटा। मैम हम्म। इसमें ये वाला है जो वहां सो गई और नींद में खर्राटे लगी, साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, ये हाँ, श्यामनाथ की है मैम। नहीं ये ठीक है, ये इनकी पत्नी का है, वही याद दिलाती है ना कि अगर सो गई तो। ठीक है, वो तो पत्नी ही याद दिलाती है। ये वाला सही है। एक और है इनका, ऑप्शन में भी देख लो। दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, अच्छा ये है देखो। दिख रहा हाँ, ये है इनका ऑप्शन। ए वाला सही है और ई वाला सही है। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर है। वे हाँ हाँ मैम वही। आ जाएं। ए और ई। हाँ और ये ऑप्शन, ये आपका इसमें सही था, इसमें ए प्रिंट नहीं हो पाया है।
2 नंबर वाला इसमें सही था। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये पहले समझ भी आ जा रहा है बेटा कि इनके घर भेज दो, किसी से बात की जा रही है तो श्यामनाथ की पत्नी श्यामनाथ से बात कर रही है, ठीक है। ये दोनों सही है, ए और ई। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया भाई, बहुत आसान। बताइए, काव्य आंदोलन जो हुए हैं पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा, कौन सा आंदोलन आएगा बताऊं मैं ही। सबसे पहले आएगा बच्चों हालावाद, जो छायावाद के समकालीन चला, ठीक है। जिसके प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। इसके उसके बाद प्रयोगवाद में, हाँ, उसके बाद आ जाएगा हमारा, प्रयोगवाद, नहीं प्रयोग, प्रयोगवाद आएगा। प्रयोग से पहले प्रगति हुई है बच्चे, प्रगति, हालावाद के बाद प्रगतिवाद। जी 1986 मैम। से 1943 का समय हमारा प्रगतिवाद का रहा है, ठीक है। प्रगतिवाद आएगा, जी हालावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, बी सी। तब भी आपका आंसर देखो निकल के आ गया है यहाँ पे। चलो मैं और भी बताती हूँ। प्रयोग के, प्रगति के बाद हुआ है प्रयोग, प्रयोग के बाद हो जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा नई कविता, और प्रयोग नहीं के बाद अकविता, कविता लास्ट में। कविता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस मैम। तो ये आपका सेकंड वाला सही, ये तो सही हुआ होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सही हुआ है। हाँ। चलिए एक अगला प्रश्न आ गया, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटा मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। अच्छा, लोभ के बारे में कौन बता रहे हैं? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, याद आ गया होगा। हाँ, गोवर्धन दास है। महंत 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 बता रहे हैं, गोवर्धन दास जी के गुरुजी महंत जी बोल रहे हैं। क्या कथन है, महंत का है। और ये अंधेर नगरी चौपट राजा से है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक लगा हुआ उससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तमस पता ही है, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है जो लगा हुआ है हमारे सिलेबस में। इसमें भी हिंदू मुस्लिम दंगों के ऊपर ही ये कहानी लिखी गई है। अब ये देख लेते हैं कौन से सत्य पूछे हैं, ठीक है। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने अब जो अमृतसर आ गया है पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये बताया कि ये खुद वहाँ उन्होंने दंगों को बहुत पास से देखा था। तो इनकी जो कहानियां हैं, चाहे उपन्यास, ये संवेदना दिखाई देती है कि इनकी स्मृतियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। नहीं, ये चीज उन्होंने जो ये चीज एकदम से क्लियर नहीं करी है कि इसकी घटनाएं और चरित्र जो वास्तविक हैं। इस उपन्यास में नत्थु और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं, तो वास्तविक का एकदम से वो नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि काल्पनिक है और इनको लेखक ने अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ा है। हाँ, ये है अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद, ये तो सबसे बड़ा झूठ है बच्चे। प्रयास कहाँ करता है, वो तो और भड़काने की कोशिश करता है, इसलिए तो वो कोई एक्शन नहीं लेता, इतना कहने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। और तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है, नहीं, प्रथम विश्व युद्ध तो 1914-15 की बात थी, ये तो हम जब देखते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की कथा है। तो इसमें कौन से दो दो सही आए हैं? एक तो ये, एक ही रावलपिंडी से जुड़ी इनकी स्मृतियों के आधार पर है, और दूसरा ये ज्यादातर सही लग रहा है कि ज्यादातर घटनाएं उनसे जुड़े चित्र वास्तविक है, क्योंकि स्मृतियों पर आधारित है तो कुछ चरित्र वास्तविक हैं इसमें, बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है ए और बी, ए और बी फर्स्ट वाले में ही आ रहा है, इसका फर्स्ट वाला सही अच्छा। होगा, फर्स्ट वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग एक के किस खंड से उद्धृत है? शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है, और ये कहा जाता है कि उनके बहुत नजदीक है, या उसमें जो शेखर का चरित्र है वो अज्ञे जी स्वयं है, ये भी इनके इसमें कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसके 2 खंड हैं और दोनों खंड लगे हुए हैं। एक शेखर एक जीवनी के 2 खंड हैं, और एक झूठा और सच उपन्यास जो लगा हुआ है उसके भी 2 खंड हैं, दोनों लगे हुए हैं जो हमारे सिलेबस में। तो अब इसमें यही दोनों तो क्लियर कर दिया है कि भाग एक के, ये पूछा है किस खंड से उद्धृत है, तो ये चारों खंड बच्चे भाग एक के ही हैं।
उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो ये जो प्रेम की बात आ रही है ये पहले ही खंड से लिया गया है, उषा और ईश्वर। ठीक है, प्रेम ने मनुष्य को बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। तो याद रखना, शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड उषा और ईश्वर से ये जो उक्ति ली गई है, और ये सारे इसी के खंड हैं, 4 खंड हैं इसमें। याद रहेंगे इनके नाम। कभी अब हो सकता है आगे वाले नेट में ये पूछ लिया जाए, इनमें से जो इसके जो खंड है पहले से बाद के क्रम में लगाओ, कुछ भी पूछ सकता है इसी टाइप के, तो पैटर्न चेंज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, इड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में कही, किसने कही है? तो ये कामायनी से एक प्रश्न आ गया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। और ये जो प्रश्न है बच्चों, ये बहुत लोगों ने क्लेम भी दिया था, क्योंकि ये जो सर्ग है हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, संघर्ष। ठीक है, ये आ जाता है 11वां सर्ग हो जाता है, संघर्ष के बाद आनंद आता है, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये जो पंक्ति है, सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, ये कौन कर रहा है? ये संघर्ष सर्ग में मनु इड़ा को संबोधित करके बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर गया होगा। अब देखते हैं जब ये फाइनल आंसर की लाते हैं एनटीए, तो क्या क्या इसमें सही होता है और क्या क्या चीजें यहाँ से विलुप्त होती हैं। ठीक है, हो सकता है ये तुमने ना पढ़ा हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो सिलेबस में है उसके बाहर का नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमिय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम सर रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। ये दोहा किस कृति में संकलित है? ये क्वेश्चन इतना पुराना है बच्चों, या तो कभी इसके कवि का नाम पूछ लिया जाता है, या इसकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ये आप क्या लगा के आए हैं, जल्दी बताओ, है तो बहुत आसान। बिहारी से सही है क्या मैम? नहीं, बिहारी सस्ते नहीं है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होके बिहारी सस्ते ही लगाते हैं। ये बेटा रसलीन का है, अंग दर्पण से लिया गया है। ठीक है, याद रख लो, अब हमेशा के लिए इसको रट लो। अमिय हलाहल मत भरे। ठीक है, ये बिहारी जैसा लगता है, आभास देता है कि बिहारी का है, लेकिन बिहारी का नहीं है, ये रसलीन का है, और अंग दर्पण से लिया गया है। अब तुम लोगों ने सही किया है गलत, ये बताइएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अब ये इस बार बच्चों क्या हुआ, पैटर्न पूरा चेंज कर दिया एनटीए ने। जो हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि को सबसे छोटी यूनिट समझ के इग्नोर करते चलते थे, वही वैचारिक पृष्ठभूमि ने इस बार इतना कमाल किया है, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। और ये उसी में से ही वो है, ये जो प्रश्न आया है वैचारिक पृष्ठभूमि से ही आया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। सत्य पूछा है, मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। तो मार्क्स तो देखिए आर्थिक उसकी बात करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। मार्क्स जो है आर्थिक की बात करते हैं, अर्थ ही अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये बिल्कुल सही है, मूलभूत निर्धारक तत्व यही होता है समाज का आर्थिक ढांचा। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है। नहीं, ये गलत है, नहीं आ गया है करके ये गलत हो गया, इसको क्रॉस कर देना। द्वंदात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है कि समाज की उत्पादक शक्तियां निरंतर स्थिर रहती हैं। अब ये तो दोनों अलग बातें हो गई ना, आप इसको बच्चों थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ते तो भी आप इसको जनरल उस पर लगा सकते थे। ये देखो, द्वंदात्मक भौतिकवाद भी बता रहे हैं, और स्थिर कैसे रहेंगी, जहाँ द्वंद रहेगा वहां तो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज ये भी गलत है। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बहुत महत्वपूर्ण है इनका ये कथन, और वाकई में ये भी सही है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है, ये सही है, और डी वाला सही है। ई में देखते हैं, मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है, ये भी नहीं है, पूंजीवाद के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। तो अब ये देखते हैं ए और डी, तो ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ये बेटे ये वाला सही है, ए और डी, सी वाला। कुछ चीजें बच्चों जैसे नहीं पढ़ी हुई है ना,
तो भी थोड़ा सा लॉजिकल आप अपनी दृष्टि को रखोगे ना, तर्कपूर्ण दृष्टि से, तो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। चलिए आप बताइएगा आपने कौन सा इसमें सही किया है। अब ये भी उसी प्रश्न उसी उससे आया है। दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये सब हम लोग उसी उसमें पढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है सत्य कथन, इसमें भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं सारे, फिर सत्य पे आते हैं। ये है, महात्मा फूले ने 1963 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आप लोग भी देखते जाना, ये सत्य पूछा है तो ये तो नहीं रहेगा। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। नहीं, ये भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो ये बात सुनने में आती है, ये वाला सही है। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की थी। ये भी बिल्कुल सही है। सी और डी तो बिल्कुल सही है। ये भी पढ़ लेते हैं। गांधी जी सिद्धांत है पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे। नहीं, ये उलट दे दिया गया है, ये गलत है। तो आपका सी और डी सही है बेटा। तो आपका इसमें कौन, फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ था। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। अब की वैचारिक जी पृष्ठभूमि मैम। ने कमाल कर दिया था, बहुत सारे प्रश्न आए थे और बच्चे ना उसको बहुत कम ध्यान देते हैं। इस वजह से ये क्या कहना चाहिए, कुछ गलतियां हुई हैं बच्चों से, बहुत सी चीजें उन्होंने वो कर दी है। इसको सत्य शोधक समाज का आप नोट कर लो, ये 63 की जगह 73 होगा, 1873 में। ठीक है, समय गलत दे दिया है। जहां भी देखो, ये क्या ट्रिक्स खेलते हैं, ये एनटीए में जो पेपर सेट करने वाले होते हैं बच्चों, ये कुछ ना, जैसे अगर डिजिट दिया है तो कुछ हेर फेर इसी में ही कर देते हैं। और बच्चे जिनको कंफर्म पता रहता है वो तो सही करके आते हैं, बाकी बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, जो थोड़ा ऊपरी दृष्टिकोण से पढ़ते हैं ना, वो उलझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भाषा की विशेषताओं के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ये यूनिट फर्स्ट से आया है बेटा, फर्स्ट यूनिट से देखते हैं क्या क्या पूछा है। भाषा पैतृक संपत्ति, पैतृक संपदा है, ये पूछा गया है। अच्छा, सत्य इसमें भी पूछे हैं, तो पैतृक नहीं है, ये क्या कहना चाहिए, एक उससे दूसरे को हस्तांतरित होती रहती है, किसी एक पैतृक नहीं होती, सामाजिक कह सकते हो। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक परंपरा ही है, हम अर्जन कर सकते हैं ना, हम भाषा सीख सकते हैं, ठीक है, उत्पन्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, भाषा सूक्ष्मता और स्थूलता से प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता, सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। तो ये तो गलत है ना, जस्ट उल्टा होगा। सीखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म होती है और अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती जाती है, पॉलिश होती जाती है। फिर है, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, ये भी बिल्कुल सही है ना। हर भाषा एक एक देखते, एक स्थान विशेष में एक विशेष भाषा बोली जाती है, तो भौगोलिक सीमा होती है। और प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है, ये तो सबसे बड़ा गलत बात है। समान कहाँ से होती है, हर व्याकरण अलग अलग होती अलग है। अलग होता है। तो इसको पढ़ के आप समझ सकते थे, बी और डी आपका सही है बेटा, सही बी आंसर, यस और मैम। डी। तो ये पढ़ने से भी समझ में आ जाता, बस आंखें खुली रखो और दिमाग को ठंडा रखो, तो पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। बी और डी यस। तीसरा वाला ही सही है। अगला प्रश्न आ गया, खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? अब ये असत्य पूछा है, सत्य के बाद अब असत्य की ओर चलते हैं। एक मिनट, माइक ऑन ऑफ कर लो बेटा, किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लो प्लीज। अकबर के समय में गंग कवि ने छंद चंद छंद वर्णन की कीर्ति नामक पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। गलत है, ये तो कहा गलत है बेटा, पता ही है कौन सी गंग कवि की कौन सी रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये है। इन्होंने यस मैम। रचना का नाम ही बिगाड़ दिया है। सबसे बड़ा सत्य यही आ गया, फर्स्ट वाला ही है। दूसरा पढ़ लेते हैं। चिन्ह चिन्ह लिख दिया है। हाँ, चंद छंद वर्णन की कीर्ति लिख दिया है, बल्कि है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये है। ठीक यस। है,
संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। ये सही है। खड़ी यस बोली में मैम। लिखित पहला ये सही है। महाकाव्य हरियोत्कृष्ट प्रिय प्रवास है। ये भी बिल्कुल सही है। लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिणित है। बिल्कुल सही है। ये भी लल्लू लाल जी की प्रेम सागर है, हम सब जानते हैं। तो ये पहला वाला ही इन्होंने क्या क्या मतलब गलत कि है मैम। रचना का नाम बिगाड़ दिया और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो ये वाला असत्य है ना। अकबर के समय में अकबर के दरबारी कवि थे गंग, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये गद्य की पुस्तक मानी जाती है, चंद छंद वर्णन की महिमा। याद कर लेना। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। ये यूनिट 10 से आ गया है बच्चों। यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। जीवनी तो है, पता ही है आपको, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। असत्य पूछा है ना इसमें। हाँ, असत्य पूछा है, तो ये तो सत्य हो गया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा आ जाता है और कहीं कहीं शरद चंद्र चटर्जी भी। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था। हाँ, ये बात लेखक ने बताई है भूमिका में। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे, ये भी उन्होंने बताया है। पर्वों का क्रम दिशा की खोज दिशांत है। ये सही है, आपको अच्छे से पता है गलत है बच्चों। मैम। गलत है, यही वाला गलत है। असत्य यही है। ठीक है, इसमें तीन तीन पर्व दिए गए हैं। कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। ये बेटा दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये तीन है। ठीक है, और ये एक साथ मिला के लिख दिया है। दिशाहारा को पहला है वो, उसको यहाँ पे वो कर दिया है, दूसरे में कर दिया है। ठीक है, ये क्रम गलत है, बाकी सब सही था। तो मैं बताती हूँ भूमिका पढ़नी कितनी जरूरी है। अब आपको पता चल रहा होगा कि भूमिका से भी कितने प्रश्न ले लेते हैं लोग उठा के, क्योंकि लोगों को लगता है कि बच्चे भूमिका को इग्नोर कर देते हैं, जो चीजें लगी हुई हैं उन पे ज्यादा फोकस होते हैं। आप फिर से समझ लो, दिशा हारा, पहले दिशा हार गए, फिर दिशा की खोज की और फिर दिशा का अंत हो गया। इस तरह से आप ट्रिक से याद रखना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। आदिकाल से पूछ लिया गया है, आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो जी। अब इनके बारे में ये पूछा गया है, उनके द्वारा रचित कौन सी पंक्तियां हैं। तो एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जो पानी, बिल्कुल सही है, पहेलियां इनकी प्रसिद्ध रही हैं। दूसरा, तीन तेज पिए साले रे पिए बिनु घर मोए आजी, ये नहीं है, ये इनकी नहीं है। ये बाकी, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये सब मैंने आपके क्लास में पूछी थी बच्चों, दो चार पहेलियां। और एक ये, आगिन जो लागे, आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, ये नहीं है। चाम मास वाके नहीं ने हाड़ मास में वाके छेद, ये भी है। सब पहेलियां हैं ये तीनों इनकी जो यहाँ पूछी गई हैं। ए एक वाली है, सी वाली है और ई वाली है। आप कम से कम ये ए वाली तो सबको पता ही है। तो देखो बच्चों, ए का ऑप्शन केवल दो में दिया है। फिर आप ये भी देख सकते थे, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है पहेली में। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते थे बच्चा कि ये तीसरा ऑप्शन इसको एकदम सही है। मुकरियां, दो सुखने, ये सारी जो विधाएं हैं कहना चाहिए काव्य में, ये हमें इनके अमीर खुसरो के काव्य में दिखाई देती है। अब फिर से ये फर्स्ट यूनिट से आ गया, ध्वनियों से संबंधित। ग्रामर अब की बार भर भर के पूछी है, जैसे टीजीटी वगैरह का पेपर होता है इस तरह से। हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ध्वनियों के संबंध में पूछा गया है। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, पेपर को सॉल्व करते करते भी बहुत सी पढ़ाई हो जाती है, जो चीजें इसमें आपको बता रही हूँ उनको भी आप ध्यान से सुनते चलना। तो ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है, बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर्त से निकल जाती है। सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं चीज कि स्वर जो होते हैं बिना किसी रुकावट के मुंह से उच्चारित होते हैं।
जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ से कुछ, बिल्कुल सही है। दीर्घ से थोड़ा सा कम समय में बोले जाने वाले स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम में आता है। ठीक है। और है एक वाला, एक मिनट। वह व्यंजन ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से नहीं निकल पाती। व्यंजन, हाँ ये भी सही है। तो ये वाला गलत है बेटा। ये जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो, जो दीर्घ से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है उसे प्लुत कहते हैं। जैसे मैंने भी बताया, ओम के उच्चारण में आप बोलोगे तो दीर्घ से भी ज्यादा समय ले रहा है, मतलब कि दीर्घ जो बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन जो प्लुत स्वर हैं वो और भी ज्यादा समय लेते हैं। इसको प्लुत स्वर कहते हैं। और ये संस्कृत में ज्यादा पातर पाए जाते हैं। जो एस आकार के होते हैं ना, एस उस टाइप के, वो उनको प्लुत स्वर कहता है। और ये वाला यहाँ पे गलत है, इसको पढ़ने में गलती कर दिए थे, ध्यान से देखना। ठीक है। जो ह्रस्व से थोड़े दीर्घ हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ दीर्घ स्वर में इनकी गिनती होती है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लेते हैं ये उच्चारित होने में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है सूची एक को। मैम, हाँ बेटा, पूछो। इसमें ऑप्शन ऐसे करके दिए हैं मैम ऊपर में, ये 4.4 ऐसे करके कुछ, ये क्या है मैम? ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये है। ये सीरियल है 1 2 3 4। ये इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सा। तो आप सिस्टम पे जब बैठोगे ना, तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला स्वर, ये चौथा वाला, तो इसको आप टिक करके आगे बढ़ोगे, टिक करके सेव करोगे तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, कंप्यूटर में इस तरह से दिए रहते हैं। यहाँ जैसे लिखे हैं ना, यहाँ पे वो नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर लग रहा है, इसको टिक करोगे, सेव करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक, समझ में आया बेटा? जी। हम्म। अब जी है मैम। सूची एक को 2 से सुमेलित करना है। ये तो आ गया हमारा काव्य शास्त्र से, बहुत ही पुराना प्रश्न है, बार बार पूछा ही जाता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, जल्दी बताओ। बहुत 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 कहना चाहिए कि प्रचलित उक्ति है ये। मैम भामा का है ये। भामह का है, बिल्कुल सही है। पहले में आपको पता चल गया भामह। और ये देखो, ये एक में ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता अगर आप ध्यान से देखते। देखे। जी मैम। शब्दार्थ सहित काव्यम भामह। पद संघटना रीति, तो रीति वाले कौन है हमारे यहाँ पे? रीति के लिए आनंद वर्धन का अर्धन ऑप्शन। वर्धन। हाँ। फिर है धवन्यालोक लोचन, ये उनका नाम है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी है ये है अभिनव गुप्त की है। और रस मीमांसा हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की रामचंद्र पुस्तक है। शुक्ल की। बहुत जी आसानी मैम। से निकल के आ गया, अगर आपको एक भी पता रहता तो आंसर आपके हाथ में था। तो इसमें यस हमने मैम, बनाए हैं इसको। बनाए हो ना, वेरी गुड बच्चों। यस। ये देखो, इसमें 3 वाला ऑप्शन पे हम लोग सही जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको हाँ। थर्ड वाले पे टिक करना रहेगा। ओके बेटा। यस। चलिए, इसमें फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया। फिर कुछ कवियों के नाम दिए हैं और उनकी रचनाएं दी हैं, अब इनको सुमेलित करना है। सूची एक को सूची 2 से। तो देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी है बच्चों बहुत प्रसिद्ध रचना है, प्रद्युम्न विजय। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी की है प्रहलाद चरित। राधाचरण गोस्वामी जी की है दमयंती स्वयंवर। और बालकृष्ण भट्ट की है अमर सिंह राठौर। एक मिनट, हाँ ये सॉरी, बालकृष्ण भट्ट जी की है दमयंती स्वयंवर और राधाचरण गोस्वामी की अमर सिंह राठौर। तो हमारा ए में सेकंड, ये दोनों में आ रहा है। देखो, श्रीनिवास दास जी का हमने फर्स्ट वाला देखा, हाँ ये वाला सही है हमारा आंसर। ये देखो, दिस वन इज राइट। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का, अब इन रचनाओं को एक बार ढंग से समझ लो, याद रखना आगे के लिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिओद जी की प्रिय प्रवास तो पहला महाकाव्य माना ही जाता है। इसके अलावा इनकी प्रद्युम्न विजय भी है, चौखे चौबदे, चुपते चौबदे, बहुत सारी रचनाएं हैं, इनमें से एक प्रद्युम्न विजय भी है। श्रीनिवास दास जी की है प्रहलाद चरित है। बालकृष्ण भट्ट जी की है अमर सिंह राठौर, और सॉरी राधाचंद्र गोस्वामी की अमर सिंह राठौर, बालकृष्ण भट्ट जी की है दमयंती स्वयंवर। ये इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, ये मुर्दैया बच्चों हर बार इससे एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। यूनिट यस। 6 में आवारा मसीहा, मुर्दैया, क्या भूलूं क्या याद करूं, तीन चार चीजें तो आप समझ लो कि पूछी ही जाएंगी। मतलब कोई भी पेपर हो, जून का हो चाहे दिसंबर का। मुर्दैया आत्मकथा को तुलसीदास ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। अब इसका क्रम पूछा है, तो ये आपका पढ़ा हुआ प्रश्न आया था। इसका यस मैम। हमने देख लिया था। देखिए, इसका मैं लगा देती हूँ क्रम को, क्या से क्या है। सबसे पहले ये भी आएगा। पहले आएगा भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। बिल्कुल सही है। फिर है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। जीवन। यस मैम। फिर आ जाएगा अकाल में अंधविश्वास, ये वाला आएगा। फिर आ जाएगा मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, ये आएगा। और सबसे आखिरी में आएगा भूतनिया नागिन। इसके क्रम को अभी जब हम 10th यूनिट पे चलेंगे, मैं आपको फिर से इसका रिवीजन कराऊंगी, और इनके क्रम को देखो पूछ लिया गया है। अगली बार पूछ लेंगे इनमें से कौन सा इसका वो शीर्षक है कि नहीं है, कुछ और भी इसमें ऐड कर देंगे। और मेरी बात यस एनटीए वाले मैम। सुन लेंगे तो हो सकता है चेंज भी कर दें मोड को। कुछ ना कुछ तरीके से पूछेंगे ये। या फिर इसको बनाए थे भूमिका मैम। से पूछ लें। बनाए थे, वेरी गुड बच्चे, हाँ यस मैम। गुड गुड। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है? ये भी बहुत 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 आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत प्रसिद्ध है उनकी ये वाली पत्रिका। कौन सी है? आनंद आनंद कादम्बनी। का आनंद कादम्बनी। हाँ, आदम कादम्बनी प्रेमघन यस की मैम। ये प्रसिद्ध इसको भी पत्रिका। बनाए हैं। बनाए हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सरस्वती का तो जानते ही हो, सरस्वती को कौन भूल सकता है ना। बहुत लोगों ने किया, लेकिन महावीर प्रसाद के नाम से सरस्वती अमर है। चलिए, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं चार पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह उद्गार किसके हैं? धनिया के। धनिया का ही तेवर हो सकता है। ये तो बिना गोदान पढ़े भी समझ जाओगे, अगर तुम गोदान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। ये धनिया के तेवर यस है। मैम। तो ये वाला यहाँ पे दो सही है, तो ये दो वाला ठीक होगा। सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है। ये फिर ग्रामर का प्रश्न आ गया। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा है मुनि, भाववाचक संज्ञा हो गई है मौन। मौन क्या है? भाव है एक, ठीक है, ये होगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो विशेषण हमारा है यहाँ पे, राष्ट्र आएगा क्या मैम? विशेषण है हमारा, नहीं राष्ट्रीय, ये विशेषण है ना बेटा। अच्छा हाँ। हाँ, विशेषण से रक्त और रक्तिमा होगा, है ना। रक्त कलर का, रक्त रंग का कह सकते हैं, तो रक्त और रक्तिमा हो जाएगा। जैसे कि ये वाला है, विशेषण से भाववाचक। संज्ञा से विशेषण बनाना है, तो अब ये हो जाएगा जो तुम बोल रही हो, राष्ट्र और राष्ट्रीय। ठीक है, संज्ञा हमारा राष्ट्र संज्ञा है, हाँ जी। और जी राष्ट्रीय। मैम। व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा बनानी है, तो ये हमारा हो गया कुरु और कौरव। इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? एक में तीन, ए में एक, में एक ही में दिया है बच्चों, ये रहा। एक का भी अगर आप पता चल जाता तो आपसे ये प्रश्न बहुत अच्छी। अच्छा देखो, अगर आप प्रश्न देख के डर गए होंगे तो हो सकता है आपसे गलत हुआ हो, लेकिन आप बहुत आसान है ये सब। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हो। तो थोड़ा यस सा मैम पढ़ी। हाँ, अंदर से जाते ना, अंदर थोड़ा सा प्रश्न के घुसते, तो आपको आराम से समझ में आ जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादि काल से ज्ञान की मानवता की ज्योति है, विकीर्ण कर रहा है। ये जयशंकर के पात्र हो सकते हैं, ये तो है ना, भाषा से स्पष्ट हो जाता है। ये किसने कहा है, किसका कथन है? तो ये स्कंदगुप्त से पूछ लिया गया है, ये धातु सेन का कथन है। याद रखना, कथनों से प्रश्न बहुत आते हैं नाटक में। यस मैम। एक बार रिपीट कर देती हूँ। भारत समग्र विश्व का है, संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है, ठीक है, और अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति है, विकीर्ण कर रहा है हमारा भारत देश। ये धातु सेन का कहना है। आप लोगों ने कौन सा किया होगा बताइएगा।
अब है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आ गए हैं हमारे कुछ लेखक और उनके कुछ क्या कहना चाहिए रचनाएं उनकी हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इनका नाम आपने सुना होगा अगर आपने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ी है। वैसे आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं है, मुझे पूरा पक्का पता है कि नहीं पढ़ी है, और मुझे लग रहा है वो वीडियो भी नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी उसका दूसरा पार्ट नहीं बना पाई हूँ। आप अगर जिद्दी हो तो फिर आपकी टीचर हूँ मैं, तो जब तक तुम लोग उसमें कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे कि मैडम इसका दूसरा पार्ट लाओ और पूरी पुस्तक पढ़ाओ, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। ये महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इन्होंने पांडुलिपियों की खोज की, और इनका जो ग्रंथ है ये है बौद्ध गान और दोहा। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने इसका उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्यधारा ये पुस्तक है। प्रबोध चंद बागची, इनकी है दोहा कोश। और डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह लेशा मिस्तोक्स, मान लो ये नहीं भी सुनी होगी, बाकी तो मुझे लगता है ये तीनों तो आपने सुनी ही होंगी, और नहीं सुनी है तो अब से बेटा इसको ध्यान रख दो। हरप्रसाद शास्त्री जी की बौद्ध गान और दोहा बहुत प्रसिद्ध, उन्होंने ये रचना की खोज की थी, लिखी है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। परिमल पंत जी की एक वो थी, वैसे परिमल उनकी रचना मानी जाती है निराला की। परिमल नाम से बहुत कुछ मिलता है हिंदी में। परिमल एक संस्था भी थी, साहित्यकारों की एक संस्था थी इलाहाबाद में। तो पहले हम रचनाओं की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी बच्चों भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती 1912 जिसका समय माना जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाएगी परिमल। तीसरे नंबर पे आ जाएगी उर्वशी। उर्वशी किसकी है? प्रसाद जी की है। फिर आ जाएगी हमारी अकाल में सारस, और सबसे लास्ट में मंगदेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन, ये रचना आएगी। तो बी से शुरू करते हैं। बी, बी किस में दिया गया है? 2 में दिया गया है। इसके बाद ए है, तो बी के बाद ए एक में ही आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका 4 वाला सही है। ये 2-3 तो बेटा हर रचना में आपको सुनी हुई मिलेंगी। हाँ, एक जैसे 5 ऑप्शन में से हो सकता है 3 अननोन हो, लेकिन 2 तो आप जानते ही होंगे, इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हो तो दो चीजें तो आपको समझ में आई जाएंगी कि कौन सी है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? फिर से ये साहित्यिक पृष्ठभूमि ये अब उससे आ गया है। चलिए देखते हैं। शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण, नवजागरण से एक ना एक वो आता ही है। बांग्ला नवजागरण का, अच्छा इसमें पूछा क्या है? संबंधित है, मतलब ये जो इनमें से कौन से सही हैं, ये है। तो बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। चलिए ये सही माना जा सकता है, सही लग रहा है। दूसरा है हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, 1857 का स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम, ये सही है। हमारा जो नवजागरण माना जाता है तब से माना जाता है। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज विरोध है। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है। केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया प्रश्न है बच्चों। इसमें जैसे मैं अगर मुझे भी बहुत, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। हाँ, नवजागरण के ऊपर मैंने बहुत देखा है, और हमने जो संस्कृति के 4 अध्याय पढ़े हैं उसमें भी नवजागरण की बात हुई है। रामविलास शर्मा जी ने भी नवजागरण की बात की है। तो इनसे ये दोनों सही बैठते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ये ए और बी वाला, अब नेट ने क्या लिया है एक बार आप देखना, आपके पास आंसर की होगी, क्योंकि देखिएगा आप ना, मैं ईमानदारी से कोशिश कर रही हूँ कि जो एकदम सही है वही बताया जाए, लेकिन फिर भी इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो ये इसमें मेरी तरफ से फर्स्ट वाला आंसर है, आप अपना बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ये तो बहुत अच्छा आ गया। हम सारे इसमें सारे जो कवि हैं कौन से हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है।
चलिए देख लेते हैं। कवि हैं और उनकी पंक्तियां हैं। पहले देख लेते हैं ठाकुर जी का। इनकी पंक्ति है, हम तो पर नारी भई सो भई तुम तो सुधरो सखिया सिगरी। रीतिकालीन कवि हैं ये। मतीराम जी का आ जाता है। कौन सा है इसमें से? ज्यों ज्यों निहारिये है नैन नित्यों त्यों हरी खरी निखरे सी निकाई। घनानंद। घनानंद का तो बेटा समझ ही जाओगी, घनानंद जी को तो सब जानते हैं। रैन दिना घुटबी को करे प्राण करे दुखिया अखियां झरना सी। और बोधा का है, अति छीन मृणाल के तारुए तिहि ऊपर पाव दे आवनो है। ये है बोधा की। तो पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, किसमें? हाँ, ये पहले में तीसरा, ये वाला फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। और हो सकता है इसमें कुछ आपसे गलती हो, तो काफी बच्चों ने की होगी, क्योंकि एक एक पंक्ति दी है और थोड़ा सा ऐसे दी है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इनको छोड़ के ये वाला तो आपको पता ही है बोधा जी का है। बाकी में थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे हुए होंगे, क्योंकि हम घनानंद जी को तो अति सुधो सने को मारक से ही जानते हैं ज्यादातर लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से ली गई हैं? थोड़ा सा अंदर से प्रश्न पूछ लिया गया है गुप्त जी की भारत भारती से, कि ये कौन से भाग से ली गई हैं। इसके लिए तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी ये है। थोड़ी लंबी कविता में इसकी गिनती होती है। भारत भारती, वही वाली पंक्ति इसमें आती है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे कभी, आओ विचारें ये समस्याएं मिलकर सभी। ये कृषि और कृषक भाग से ली गई है ना। तुम ग्राम से भी जोड़ सकते हो बच्चे, अगर नहीं पढ़ा है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया है, सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पर है, ग्राम की हाट आई है, तो दारिद्र्य दुर्भिक्ष व्यापार, इससे कृषि और कृषक लगा सकते हो। चलिए, हो सकता है किसी का तुक्का सही भी बैठे। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे? ये तो सीधे सीधे उठा लिया गया है शुक्ल जी का कथन। ठीक है, शुक्ल जी का कथन उठा लिया गया है। बिहारी के बारे में जब ये अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तब इन्होंने ये बातें कही हैं। अब समझ जाओ शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ना कितना जरूरी है। इतने सालों के बाद भी शुक्ल जी कभी पुराने नहीं पढ़े और ना ही होंगे, इनके उसी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ये रचना है और इनकी समीक्षा जो लिखी गई है उनको दे दिया गया है। चलिए, कुछ एक आध याद आ रही है? नहीं आ रही है तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो आंसर आज बताने ही बैठे हैं। चारू चंद्र लेख, पहला ये अंचल ये श्रीकांत वर्मा का है ना मैम? चारू चंद्र लेख, ये बेटा इनकी समीक्षा पूछी गई है। कौन सा पूछ रहे हो? श्रीकांत वर्मा का? मतलब इसकी रचना है ना मैम, मैला अंचल। मैला आंचल तो बेटा फणीश्वर नाथ रेणु का है। अच्छा। उपन्यास फणीश्वर जी नाथ मैम। रेणु जी का है। पढ़ेंगे, अभी सब पढ़ेंगे। अभी आप बिल्कुल न्यू हो ना, इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है। धीरे धीरे सब इसमें एकदम पारंगत हो जाओगी। इस समुद्र में जब डूबोगे ना, हिंदी के महासागर में, तब बस की बात ही क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। चारूचंद्र लेख है बच्चों, इसकी समीक्षा लिखी है एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी के द्वारा, इस नाम से लिखी गई है। मैला आंचल, मैला आंचल की समीक्षा हिंदी उपन्यास एक नई दिशा नेमीचंद जैन ने लिखी है। हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, इसको करेक्ट कर लीजिए। हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा नेमीचंद जैन ने लिखी है इसकी समीक्षा। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे की समीक्षा लिखी है दूसरों का नरक श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा, दूसरों का नरक नाम से। और झूठा सच यशपाल जी का जो उपन्यास है, उसकी समीक्षा लिखी है कुंवर नारायण जी ने कवि दृष्टि का अभाव झूठा सच में। तो इसमें हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, किसमें आ रहा है? हाँ, ये
ये वाले में आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है इसमें। चलिए, ये हो सकता है थोड़ा सा कठिन गया हो आप लोगों को, मैं मानती हूँ इस चीज के लिए। अगला प्रश्न है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है? और ये जो निबंध है मैंने लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया हुआ है शुक्ल जी का। कौन सा होगा बताइए? ये तो बहुत आसान है, नाम से ही पता चल जा रहा है। कौन सा शीर्षक है बच्चों? कविता क्या है जो उपशीर्षकों में बांटा हुआ निबंध है? ये है, नहीं बता पा रहे हो आप लोग, ये है सौंदर्य। ठीक है, और यहाँ भी दिया हुआ है संकेत कि सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। अब आपको लग रहा होगा कितने आसान थे, शिट ऐसा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? बहुत पूछा जाता है इसमें का भी। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, बिल्कुल हाँ, एक लोकगीत है जो यूपी में बहुत चलता है, उससे प्रेरित है। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है ही। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। आई है ना एक कन्या उनके यहाँ आई हुई है शहर से, याद आ रहा है ना? यस मैम। और अगला है, यह विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। तो ये पहला है, यहाँ पे जो पहला लिख दिया है ना, यही चीज यहाँ पे नहीं गलत है। कर दी है, पहला नहीं, और यही एक असत्य है। कुछ इनको ट्रिक यस से मैम। पकड़ा करो कि कहाँ पे ना जो गलती हो सकती है इनसे, कहाँ पे इन्होंने घुमाया है। तो पहला नहीं है, इसीलिए यही यहाँ पे वो है, विद्या निवास मिश्र जी का है, बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न आ जाता है सुमेलित करने का। सुमेलित करने के लिए आ गया है, मोहनलाल महतो वियोगी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा। ये कुछ लेखक हैं, कवि कह सकते हैं, कवि हैं, और इनकी कुछ कृतियां हैं। अब ये आपको मैच करनी है, जिसमें मोहनलाल महतो वियोगी, इनकी रचना है निर्माल्य। रामेश्वर शुक्ल अंचल मार्शलवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इनकी रचना है अपराजिता। भगवती चरण वर्मा की रचना है शूल फूल, और नरेंद्र शर्मा जी की है मधुकण। तो इनकी रचनाओं को बेटा, आपको लग रहा होगा मैडम ने ऐसे बता दिया, मैडम ने रटे रटे हुए हैं क्या? जब हम बार बार किन्हीं चीजों को पढ़ते हैं ना, और ज्यादातर मैं आपको कहूंगी, जब तक आप लोग आलोचना ग्रंथ नहीं पढ़ लोगे, तब तक आपकी जो है तैयारी 50% ही मानी जाएगी, भले आपने इसमें लगी हुई सारी रचनाएं पढ़ डाली हो नेट। आपकी ना बच्चों मतलब कहना चाहिए एक परिपक्वता आती है सोचने की दृष्टि में जब आप इनको पढ़ते हो। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य में रुचि है आपकी, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए आधार ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद बच्चन सिंह जी हैं, और उसके बाद भी देखोगे तो अब नगेंद्र जी का तो खैर काफी बड़ा है, लेकिन हाँ दो तीन जो गद्य का बारे में जानकारी है तो रामचंद्र तिवारी जी को पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी, इनमें ये जो क्या कहना चाहिए, बहुत सी रचनाओं के बारे में उसमें दिया रहता है। तो इसका मैं उत्तर बताती चलूं, ये पहले का तीन, पहले का तीन है, बी में 4, ये इसमें आ रहा है बच्चों, सेकंड वाले में। अभी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? अस्तित्ववाद की बात हो रही है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हैं, सही बताना है हमें। अस्तित्ववाद का मूल आधार की व्यक्ति स्वच्छंदता है। हाँ, अस्तित्ववाद को माना जाता है कि व्यक्ति स्वच्छंदता इसका मूल आधार है, ये सही है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, बहुत प्रसिद्ध है और हमने ये पढ़ा भी है, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, नीत्शे का कथन है, ये भी सही है। अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में कीरकेगार्ड ने गढ़ा था, नहीं, ये कथन गलत है।
युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है, ये भी गलत है। सात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों है, ये सही है। ए बी और ई बस सही है, इससे संबंधित जो है ए बी, ये वाला बच्चों सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ए बी और ई। ये भी वैचारिक पृष्ठभूमि का ही एक और प्रश्न आ गया। मैं अभी देखो आपको लास्ट में बताऊंगी किस यूनिट से कितने प्रश्न लिए गए हैं। ये आ जाता है अगला प्रश्न। सूची को ए को बी से सुमेलित करना है, स्त्री पात्र हैं और कहानी दी गई है। तो चलो, एक कहानी तो हो चुकी है आपके सामने ही, दो तीन हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला पात्र मैं किरण को ही ले लेती हूँ। किरण है कानों में कंगना। सीता जो है दुलाई वाली की है। देखो एक छोटी सी मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण पात्र नहीं है, उसकी बहन का नाम सीता था और वो यहाँ पे पूछ ली गई है, दोबारा पूछा गया है सीता के बारे में। एक बार उसकी उम्र पूछी गई थी, अब इसमें पूछ लिया गया है किस कहानी से है। तो दगा लेते हैं, सीता का दुलाई वाली हो जाएगा, किरण का कानों में कंगना, चंदा, चंदा है राजा निर्बंसिया की पात्र है और अनीता राही की पात्र है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। खैर, बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? ये प्रश्न मैला आंचल से लिया गया है। तो ये इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा है, क्लेम किया गया है इस पे, क्योंकि ये जो इसमें जितने भी आंसर दिए हैं बच्चों, इनमें से एक आंसर थोड़ा बहुत आसपास है, एकदम करेक्ट वो भी नहीं है। तो ये वाला जो आंसर है, ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए, थोड़ा सा इसके आसपास घूमता नजर आता है, इसलिए नेट ने शायद यही लिया होगा 100%। बाकी ये चीजें ये तो गलत हैं। ठीक है, ये वाला 35 का ए लिया होगा, और अगर ऑब्जेक्शन लगा होगा देखते हैं क्या इसको हो सकता है हटा भी दिया जाए। नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं? नंद किशोर आचार्य तो चार सप्तक हमारे हिंदी साहित्य में पाए जाते हैं प्रयोगवाद में, और इसमें प्रत्येक सप्तक के सात सात कवियों को आपको रटना है। ठीक है, चाहे वो आप हमेशा मतलब ऐसे याद करो कि रटने की जरूरत ना पड़े, आपको ऐसे ही याद रहे, और चाहे आप कोई ट्रिक से याद करो। ये आपको भी मैं बता देती हूँ, नंद किशोर आचार्य जी ये सबसे आखिरी में जो आया था चौथा सप्तक के कवि हैं, जिसमें सुमन राजे भी हैं, ये चौथे सप्तक के हैं। ये तो रटने वाला प्रश्न है, वन लाइनर हो गया। हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी कौन सी भाषा है जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों मिला के बोली जाए? गांधी जी इसके बहुत बड़े पक्षधर थे। हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोसुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखी हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। अच्छा, इसमें सत्य पूछा है तो ये सही है, ये वाला एक सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक 1679 में लिखी गई, ये गलत है। जहां मैंने आपको कहा है कि जहां एकदम कंफर्म ये दिखाई देता है ना इस तरह की में, तो वो जरूर हेर फेर किया हुआ रहता है। तीसरा है हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक उच्च डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थान को यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं तो हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान हो जाए इसलिए लिखी गई थी। देवनागरी लिपि में लिखी गई थी, ये गलत है। तो इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत लिपि का नाम उन्होंने अक्षर लिंगड़ी बताई, ये भी गलत है। इसमें केवल दो सही हैं, ए और सी, ए और सी। अभी तो देखो यहाँ पे लिखी गई है डच भाषा में लिखी, और यहाँ पे ये बोल दिया है देवनागरी लिपि में लिखी है। ये कौन सा है इसमें, ए और सी दो में आ रहा है बच्चों। मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेरीगंज, मेरीगंज का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर ये अगर किसी ने मैलांचल पढ़ा है तो पहले ही समझ जाएगा, उसकी पत्नी के नाम पर रखा गया था, बहन नहीं। ये गलत है। मेरीगंज गांव में 16 बरन के लोग रहते हैं, नहीं ये भी गलत है। गांव के में तीन प्रमुख दल हैं, हाँ ये ठीक है, कायस्थ, राजपूत और यादव, ये वाला सही है। उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं, ये भी सही है, बात कही है।
गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, नहीं पृथक दल नहीं है, 3 ही दल मेन है इसमें। तो इसमें सी और डी ये दोनों सही हैं, बाकी असत्य है। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए, पहले कौन सा सिद्धांत बना, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये हमें लगाना है। तो सबसे पहले तो अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत, अरस्तु तो सबसे पुराने हैं ही, ये तो आपने जरूर समझ लिया होगा, मैं समझती हूँ गलती नहीं की होगी। ठीक है, पहले आ जाएगा डी, आ जाएगा विरेचन का सिद्धांत, फिर उदात्तता का सिद्धांत, फिर आ जाएगा काव्य भाषा का सिद्धांत, फिर हो जाएगा अभिव्यंजनावाद, और सबसे लास्ट का हो जाएगा हमारा मूल्य सिद्धांत। तो ये 2-3 तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, डी, सी, ए, बी, ई, डी, डी, सी, ए, बी, ये वाला थर्ड वाला इसमें सही है। और ये आपने अगर सिलेबस को भी ढंग से पढ़ा होगा बेटा, तो भी इसका आंसर आप सही करके आते, सिलेबस में जो दिए हुए हैं विभिन्न सिद्धांत। अब है निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पत्रिकाएं हैं, अब इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी, कौन सी आएगी बच्चों, भारतेंदु जी की निकली हुई बाला बोधनी। भारतेंदु का समय पहले आ जाएगा, तो हम तर्क के आधार पर भी लगा सकते हैं, ये पहले आएगी बाला बोधनी। फिर आ जाएगी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की इंदु, ठीक है, सी के बाद डी। फिर इसके बाद समय आ जाता है धर्मयुग, धर्मवीर भारती इसके वो रहे बहुत समय तक, सी, डी, ई। और इसके बाद समय आ जाता है बच्चों आलोचना, और उसके बाद तद्भव। तो सी, डी, सी, डी एक ही में आ रहा है, और ये आपको बहुत आसानी से सही हो सकता था। अगर सही हुआ है तो बधाई के पात्र हैं आप। ठीक है, पत्रिकाएं किस आलोचक की हैं, उनका समय तो आपको याद रह ही जाता है, इस आधार पर भी आप इनके आंसर दे सकते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, भारत दुर्दशा के अंक बताने हैं आपको। ये तो बहुत आसान होगा, ये तो मैं समझती हूँ कि किसी का गलत नहीं हुआ होगा। देखते हैं। ये जो अंक हैं बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं वो रखा गया है, ठीक है। तो पहले अंक में क्या दिखाया गया है, बीथी, पहले अंक में हमने देखी है बीथी है, ठीक है। दूसरे अंक में हम देखते हैं, दूसरे अंक में हमें दिखते हैं शमशान, टूटे फूटे मंदिर दिखाई देते हैं। तीसरे अंक में हम देखते हैं एक मैदान का दृश्य है। और पांचवा अंक इसमें पूछ लिया गया है, पांचवा अंक में हम एक किताब खाना देखते हैं। ये भारत दुर्दशा की बात हो रही है बच्चों ना, भारत दुर्दशा नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये इसमें कौन सा है, पहले का दूसरा बी में है, चौथा पहले का दूसरा बी में, चौथा दो में दिया है। अब देखते हैं सी में पहला, ये वाला आंसर सही है इसका, दूसरा वाला। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से अब हमें मिलाना है, और ये भी व्याकरण का ही एक प्रश्न आ जाता है। ये हो सकता है गलत हुआ हो आप लोगों का, चलो पढ़ लेते हैं क्या है। प्राप्तोदक, समानाधिकरण बहुव्रीहि, वीणा पाणी, बहुव्रीहि के उदाहरण दिए गए हैं, बहुव्रीहि में क्या क्या किस तरह के वो हैं उसके प्रकार समास के। वीणा पाणी, वीणा पाणी हमारी आ जाती है व्याधि, व्यधिकरण बहुव्रीहि है। मारा मारी, मारा मारी हमारा है व्यतिहार, बहुव्रीहि में आ जाता है। और सचेत, सचेत जो शब्द है ये हमारा आ जाता है, इसमें आ जाएगा हमारा तुल्य योग बहुव्रीहि। तो ये बहुत बहुत डीप से पूछा गया है बनाने वाले ने, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इतनी अंदर तक नहीं देखा होगा समास उसको, समास को, क्योंकि व्याकरण ज्यादातर इसमें बहुत ऊपरी सतही उसकी पूछी जाती है। इसमें जो वो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा हमारा, ए का
ए का 2, बी का 1, ये वाला आ रहा है। ए का 2, बी का 1। थोड़ा कठिन प्रश्न में मैं इसकी गिनती करूंगी बच्चों के लिए। आगे कोई निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करें। ये पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ी हुई चीज तो अच्छी लगती है, आसान लगती है। देख लेते हैं। पहले आ जाएगी कौन सी कहानी संग्रह पहले आ जाएगा? तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि विपथगाह है आज्ञे जी का। पहले नंबर पे विपथगाह, दूसरे नंबर पे है गैंग्रीन, जो हमारे सिलेबस में लगी भी हुई एक कहानी इसमें की। तीसरे नंबर पे आ जाती है हीली बोन की बत्तखें, ये आपका सुना हुआ नहीं भी हो सकता है। चौथे नंबर पे आ जाएगी जयदोल, और पांचवें नंबर पे कलाकार की मुक्ति। ये इनके कहानी संग्रह, जिसमें से 2-3 तो सुने ही हैं। सबसे पहले आ जाएगा विपथ का, और ये पहले इसी में ही दिया गया है ऑप्शन, फर्स्ट में ही ई दे दिया गया है पहले। ये वाला है बच्चों, फर्स्ट वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 घंटा करीब हो चुका है, तो मैं अभी आज के उसमें 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कराती हूँ, और अगली क्लास में 50 क्वेश्चन लेके फिर से आऊंगी। चलिए 44 पे आ गए हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो ये बात तो शुक्ल जी के ग्रंथ में इन्होंने बताई है कि 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये सही है। मुख्य छंद कवित्त, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य, ये बात भी बिल्कुल सही है। सी में क्या कहा गया है? 69 समय सर्गीय अध्याय, ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र कल्हड़, ये देखो नाम बदल दिया बेटा, जलहन है ना, नाम बदल दिया है, ये गलत है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते, ये गलत है, मानते हैं। तो ये डी और ई गलत है बच्चों, बाकी ये तीनों सही हैं। जल्हन है उनके चंद्रबरदाई जी के पुत्र का नाम। कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंक्तियों को लगाने के लिए आ गया है। अब बच्चों को कविताएं भी रटनी पड़ेगी थोड़ा सा। देखते हैं। पहले आ जाएगी स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। दूसरे नंबर पे आ जाएगी शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी ये विज्ञान भरे अनुशासन। चौथे नंबर पे क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। और पांचवें नंबर पे यह त्रिपुर है देखा तुमने, यही त्रिपुर है देखा तुमने। ये तो बहुत मतलब नहीं हुआ होगा बच्चों से, मुझे नहीं लगता कि जनरली लोगों ने किया होगा। 80% बच्चों ने तो शायद गलत किया होगा। 20% जो उन्होंने कामायनी को बहुत अच्छे से कंठस्थ किया होगा, पढ़ा होगा, वही जानते होंगे। इसमें बच्चों ये वाला ऑप्शन सही है। तुक्का हो सकता है सही बैठे काफी लोगों का। मोहन राकेश का आधे अधूरे सबसे पहले पत्रिका किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? ये बात तो हम लोग सब जानते हैं। ये कौन सी पत्रिका थी? ये थी धर्मयुग। ठीक है, जो अभी हमने बताया धर्मयुग भारती की जो धर्मयुग थी, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी। और ये जो नाटक है भूमिका में बताया भी गया है कि इसके 3 अंकों में छपा था ये। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा करने वाले हैं रोला बार्थ जी हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से इतने प्रश्न पूछ लिए हैं इस बार, भर भर के पूछे हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठी का सही क्रम क्या है? ये पूछा गया प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। चिट्ठी का सही क्रम पूछा गया है, तो पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें ये पता है, बहुत अच्छे से आता है बच्चों को। पहले में तो आ जाता है बनाम लॉर्ड कर्जन ही है। दूसरे में आ जाता है वायसराय का कर्तव्य। ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलतियां हैं पेपर में। वायसराय का कर्तव्य। तीसरे में आ जाता है बंग विच्छेद। तीसरी चिट्ठी बंग विच्छेद से है। चौथी चिट्ठी है हमारी लॉर्ड मिंटोन का स्वागत। और सबसे आखिरी खत बच्चों सर सैयद अहमद का खत है, जो इंक्लूड किया गया है और बहुत अच्छे से ये पढ़ाया गया है। मैंने आपको बोर्ड पे इनके सारी चिट्ठियों को बताया था, क्रम से बताया था, याद आ रहा होगा आपको। और फिर बताएंगे, फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है, किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। ये तो बच्चों खुद ही ये प्रश्न ही उत्तर है। दीपक जो प्रतीक के रूप में सबसे ज्यादा किसने लिया है, ये तो महादेवी वर्मा जी का है। और देखिए ये स्त्री के ऊपर आया, और वाकई में इन तीनों में एक ही बस महादेवी जी हैं जो छायावादी में स्त्री उसमें आती हैं, तीनों जो स्तंभ चारों कहलाते हैं। ये तो प्रश्न इजिएस्ट कह सकते हैं, एकदम आसानतम प्रश्न कह सकते हैं। 50वां प्रश्न आ गया है। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा, पहली पंक्ति दे दी है और उसके आगे का वो है, अब आपको समझना है कि क्या है। देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि मैं अभी क्लासरूम में नहीं, मतलब मैं एग्जाम रूम में नहीं हूँ। हो सकता है एक मनोवैज्ञानिक असर रहता है, ठीक है, एग्जाम रूम में और ऐसे ही पेपर सॉल्व कराने में। तो देह दुल्हनिया की बढ़े, ये नागर नरनु शिकार, इस पे मैच होगा। कानन चारी नैन मृग, ज्यो ज्यो जोबन ज्योति, इससे मैच होगा। भरे भवन में करत है, नैननो ही सो बात, ये है। चितवनी रूखे दृगन की, और इसके साथ मैच कर रहा है हाँसी बिनु मुस्कानी, ये वाला होगा। और इस पे चलो देखते हैं, इस पे मुझे ऐसा सुनने में आया कि इस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है, आप देखेंगे। चलिए एक बार आप लोगों ने तो पेपर दिया है तो आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन की बात कही थी, तो देख लेंगे हम लोग। ये उनकी बिहारी के ही हैं, दोहे हैं, उन्हीं में से लिए गए हैं, और एक आध पंक्ति इसमें कुछ गलत दी गई है, इसीलिए इस पे ऑब्जेक्शन लगा है। इसमें फिलहाल हम लोग देखते हैं नेट ने क्या माना है, एनटीए ने कौन सा आंसर माना है। अभी मैंने बताया कि ये वाला आंसर यहाँ पे माना गया है। हो सकता है अगर इस पे क्लेम हुआ होगा तो ये इस पे भी आपको नंबर मिल सकते हैं। तो ये थे बच्चों 50 प्रश्नों की एक माला कह सकते हो आज के सेशन की। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। आवाज नहीं आ रही है, अभी आई क्या? मैं तो अभी वो देख रही हूँ बच्चों। आ रही मैम। आ रही बात से लिखी। हाँ, मैं अभी देखा। चलो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि किस यूनिट से कौन कितने प्रश्न आए हैं, सॉरी, मैं भी क्या, कभी कभी मैं भी गलत व्याकरण बोलती हूँ। तो आप नोट करते जाना जो मैंने एनालिसिस किया पेपर का। देखो इसमें फर्स्ट यूनिट से इस बार भरपूर प्रश्न पूछे, 7 प्रश्न पूछे हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट 7 क्वेश्चन। हाँ, सेकेंड यूनिट से आप विश्वास नहीं करोगे, खैर सेकेंड यूनिट सबसे बड़ी है, 22 प्रश्न आए हैं टोटल, सबसे ज्यादा 22 प्रश्न सेकंड यूनिट से। और फर्स्ट यूनिट से अब तक पता है 1-2 प्रश्न आते थे, भाषा वगैरह पे पूछ लिया, देवनागरी पे पूछ लिया, अब की बार 7 आए हैं। तीसरी यूनिट जो काव्य शास्त्र की यूनिट है, उसमें कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, आपने अभी देखा, एक प्रश्न अभी हमसे टकराया है, बस 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे के 50 क्वेश्चन में एक और आएगा। फोर्थ यूनिट जो हमारी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, इससे 2 या 3 प्रश्न आते थे, इस बार 10 प्रश्न आए हैं। बहुत 10 प्रश्न आए हैं, मैं बता रही हूँ ना, बार बार क्वेश्चन लिखते हैं। पांचवी यूनिट कविता की यूनिट है, तो उससे तो हर बार जैसे आते हैं, इस बार 13 प्रश्न पूछे गए, 12-13 पूछे ही जाते हैं कविता वाली से, जैसे कामायनी जी। वगैरह हम देख रहे हैं। छठी यूनिट जो हमारी उपन्यास की है, उससे 8 प्रश्न आए हैं। सातवीं यूनिट जो हम कहानियां अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारी चल रही है सातवीं यूनिट, इससे आए हैं हमारे 9 प्रश्न। नहीं है। 9 प्रश्न आए हैं। और आठवीं यूनिट किसकी है? नाटकों की, इससे आए हैं 7 7 प्रश्न, इससे 7 प्रश्न आए हैं। नौवीं यूनिट हमारी जो उसकी है गद्य की, निबंधों की, उससे सात सात हाँ उससे 7 आए हैं। और 10वीं यूनिट से जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते थे हम उस समय, 10वीं यूनिट से, इससे केवल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एनटीए ने इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, बच्चों को क्या करने के लिए, बच्चों को उलझाने के लिए। बच्चे लोग क्या करते थे, पहली यूनिट पे थोड़ा कम ध्यान देते थे,
चौथी यूनिट पे थोड़ा कम ध्यान देते थे, और जिसको बहुत मेहनत से पढ़ते थे उससे बहुत कम प्रश्न पूछ लिए हैं। तो आप अगली बार के लिए सचेत रहिएगा, जस्ट इसका उल्टा भी कर सकता है। हाँ, लेकिन हमें तो हर यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कैसे भी हो एनटीए के जाल में फंसना नहीं है। हमें ऐसे सिलेबस को पढ़ना है, चाहे कितनी यूनिट से कितने भी प्रश्न पूछे, हमारे सब सही हों। ठीक है, तो बस छोड़ना नहीं है। जब अंदर तक डुबकी लगाएंगे तो मोती मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आगे के 50 क्वेश्चन पे फिर से चर्चा होगी। तब तक के लिए बाय बाय।